चलो आज हम बात करेंगे अंशों के हरण के बारे में। ठीक है, इसके पहले हमने बहुत सारे जर्नल एंट्रीज देखे कंपनी के अलग अलग परिस्थितियों में किस किस प्रकार से जर्नल एंट्री करती है। आज हम देखने वाले हैं अंशों के हरण के बारे में, जिसको हम बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। ठीक है, छीन लेना। हरण कर लेना मतलब क्या कर लेना? जैसे सीता का हरण हुआ था, छीन लिए थे ना, ठाक लिए गए थे। तो हरण का मतलब ये होता है कि हम किसी की भी चीज को क्या कर लेते हैं, जब जब्ती से क्या करते हैं, जब्त कर लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हरण। जबरदस्ती वाली बात है कि नहीं? यहाँ पे कोई मर्जी चलती है क्या सामने वाले की? नहीं। तो ये हरण वाली बात जब कर रहे हैं तो इसी को हम बोलते हैं फोर फीचर। क्या बोलते हैं? फोर फीचर। फोर फीचर ऑफ सेल्स। ठीक है। क्या होता है सर फोर फीचर ऑफ शेयर्स? तो ये बोला जाता है जब भी कंपनी के शेयर होल्डर्स जो कि बनते हैं, कैसे बनते हैं? बाय एप्लीकेशन। जैसे हम किसी को एप्लीकेशन आता है कि कंपनी में क्या आती है? एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन आने के बाद कंपनी क्या करती है, उनको एक साथ सारा पैसा उनके शेयर्स का नहीं मंगाती है। तो उस टाइम पे क्या करती है कंपनी? अपने शेयर्स का बहुत सारा टुकड़ा करके धीरे धीरे पार्ट पार्ट में क्या करती है, पैसा मंगाती है। इतना तो क्लियर है। तो इसके बाद जब वो कई बार ऐसा होता है, आपने मैंने बताया भी था कि कई पैसे ऐसे होते हैं जिनको मंगाए। देखो बेटा, ये तीन प्रकार के लोग होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। तीन प्रकार के लोग होते हैं। पहला, वे लोग जिनको पैसा मंगाए, वे लोग जिनको पैसा मंगाए और उन्होंने टाइम पे कर दिया, जितना मंगाए उतना ही पे किया। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको पैसा मंगाए लेकिन उन्होंने पे नहीं किया। कई लोग होते हैं जितना पैसा मंगाए उससे आगे वाला पैसा भी एडवांस में क्या कर देते हैं, पे कर देते हैं। तो ये वो केस है जिसको हम बोलते हैं पूर्ण दत्त, यानी कि पूर्ण। पूर्ण कहने का मतलब जितना मंगाए उतना लाकर दे दिए, तो इसको बोलते हैं पूर्ण प्रदत्त बोल सकते हैं, पूर्ण दत्त भी बोल सकते हैं। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? अदत्त या बकाया बोलते हैं। जो पैसा बाकी है लाना, कहने का मतलब यह है कि ये वो शेयर होल्डर्स हैं जिनका पैसा अभी भी आना बाकी है, कॉल की मनी हो चाहे अलॉटमेंट की मनी हो, है ना? और वही बात करते हैं क्या कि ये थर्ड वाला जो है इसका अग्रिम बोलते हैं, इन एडवांस क्या कर देता है, ये पे कर देता है। तो इन परिस्थितियों में बेटा यहाँ पे एक चीज, ये वाला जो कंडीशन है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, बकाया के बारे में। कभी भी कंपनी ये चाहेगी क्या कि उनके द्वारा पैसा मंगाया जा रहा है और सामने वाला ना लाए? कभी भी ये चाहेगी क्या? नहीं। वो हमेशा ये सोचती है कि जिनसे पैसा हम मंगा रहे हैं, यानी जिन शेयर धारकों को हम क्या मंगा रहे हैं, पैसा मंगा रहे हैं, वो टाइमली क्या कर दे, हमको पे कर दे। और जैसे ही पे करेगा तो धंधा अच्छे से चल रहा होगा। कंपनी तभी मंगाएगी ना पैसा जब जरूरत होगी। तो कंपनी जब मंगा रहा है और बार बार कोई शेयर होल्डर क्या कर रहा है, बकाया कर रहा है, कहने का मतलब है वो पानी पैसा नहीं दे पा रहा है, तो कई कंडीशन ऐसे होते हैं कि कंपनी को जबरन ऐसे स्टेप लेने पड़ जाते हैं कि वे क्या करती है, इनके अंशों को फोरफीट कर लेती है, यानी कि जब्त कर लेती है। सर जब्तीकरण का मतलब तो समझ में आ गया कि ऐसे लोग जो टाइम पे पैसा नहीं देते हैं, उनके शेयर्स को क्या कर लेना, छीन लेना। अब छीन लेंगे तो क्या होगा? छीन लेंगे तो ये होगा कि ये अब इसका शेयर होल्डर नहीं बना रहेगा, कहने का मतलब इनका शेयर होल्डरशिप क्या हो गया, यानी कि मेंबरशिप खत्म कर दिए। क्या कर दिए? खत्म कर दिए। क्लियर है? दूसरा, इनके जो बाकी पैसे रहेंगे बेटा, जो पैसे मंगा रहे थे वो पैसा अब आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अगर आपने, जैसे मैं बोलता हूं कि ये आदमी है, इसका नाम है मान लीजिए मिस्टर ए, बी और ये सी है। जो बी है, बी को हमने क्या किया, बी को जो हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास 10 रुपए का शेयर है ना? और हर एक जो है इनके पास जो है मान लीजिए 100 शेयर है। कितने शेयर हैं? 100 शेयर है। 10-10 रुपए वाले कितने शेयर्स हैं? 100। लेकिन इस 10 रुपए को मंगाया कुछ इस प्रकार से गया है। पहला मंगाया गया आवेदन के समय में मान लीजिए 2 रुपए, आवंटन के समय में 3 रुपए, और प्रथम मांग या प्रथम और अंतिम मांग पे मान लीजिए 5 रुपए मंगाया गया। क्लियर है? अब इनको पैसा मंगाया गया, इन्होंने आवेदन तो किया होगा बेटा, जब भी आवेदन करेगा तभी तो आगे इनको पैसा मंगाया गया होगा ना। तो इन्होंने ये पैसा तो निश्चित तौर पे दिया होगा। कौन सा पैसा? आवेदन का, जिसको हम एप्लीकेशन अमाउंट बोल सकते हैं। एप्लीकेशन मनी इन्होंने क्या किया होगा? दिया होगा। तो इन्होंने डिफॉल्ट किस में किया? तो मैं बोलता हूं, मान लीजिए इन्होंने डिफॉल्ट क्या कर दिया, इस अलॉटमेंट के टाइम पे, यानी कि आवंटन के समय का पैसा जब ड्यू किए, तो सोचे कि बी वाला भाई साहब भी क्या कर देगा, पैसा टाइम पे दे देगा। लेकिन जैसे हमको समझ में आया, पैसा देने का दिन आया, तो उस दिन पे बी का पैसा किस पर नहीं आया? इस अमाउंट आवंटन का पैसा नहीं आया, यानी कि अलॉटमेंट के टाइम पे पैसा नहीं आया। ठीक है। अब फिर उसको कॉल किए, कॉल मनी तक वेट किए। कई बार ऐसी होती है कंपनी, अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं आती तो क्या कर लेती, बीच में ही जब्त कर लेती। लेकिन यहाँ पे जनरली हम कुछ और समय देखे और उसके बाद हमने कॉल मनी मंगाया। क्या मंगाया? कॉल मनी। कॉल मतलब कि आज याचना की है ना?
उनको यहाँ पे प्रथम याचना, द्वितीय याचना, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे एकदम शॉर्ट एग्जांपल लिया है। अगर ये वो पैसा इसका भी मंगाए और इसके टाइम पे भी ये क्या कर दी, गड़बड़ी कर दिए, बी क्या कर दिए, गड़बड़ी कर दिए। यानी कि उन्होंने टोटल 8 रुपए नहीं दिए बेटा, कितने रुपए नहीं दिए, 8 रुपए नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ मात्र 2 रुपए दिए अपने 100 शेयर्स पे, मतलब उन्होंने मात्र 200 रुपए दिए होंगे। 2 2 रुपए के हिसाब से 100 शेयर खरीदने के कितने रुपए दिए होंगे उन्होंने, 100 गुना 200 किया। मतलब यहाँ पे मैं बोलूंगा 2 रुपए गुना 100, इतना रुपए, मतलब कहने का ये है, ये 200 रुपए कंपनी के पास आ चुके होंगे, आए होंगे। अब उन्होंने अलॉटमेंट का पैसा मंगाया, और जब भी मंगाया तो उन्होंने क्या किया, क्या पूंजी को हर बार उन्होंने ऐसा किया होगा ना, क्या बोला, आवंटन खाता विकलन और पूंजी खाता अंश पूंजी खाता, ऐसे करके उन्होंने क्या किया होगा, क्रेडिट किया होगा। क्या क्रेडिट किया होगा, पूंजी को। कितने से, इन्होंने 100 शेयर्स पे भी क्या किए होंगे, 3 गुना 100, ऐसे करके इनके इनके नाम पे भी क्या होगा, पूंजी क्रिएट किए होंगे कि इनसे पैसा आ जाएगा करके। लेकिन 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 क्या इनसे पैसा आया, नहीं आया। तो ये पैसा नहीं आया, तो कौन कौन सा पैसा नहीं आया, पहला तो ये 300 रुपए नहीं आया, है ना, 3 गुना 100 रुपए के हिसाब से। और वही 5 रुपए के हिसाब से प्रति 100 शेयर्स पे कितना रुपए नहीं आया, 500 रुपए नहीं आया। ऐसे करके इस शेयर होल्डर ने 2 बार गड़बड़ी की। कंपनी बेटा कभी भी इतना ये नहीं करेगी कि अपना जो है, देखो ये नुकसान है एक प्रकार से कंपनी के लिए, क्या है, नुकसान। क्या चीज का नुकसान, सर लेकिन उनको तो ब्याज मिलेगा ना। तो वही तो बात है कि ये टाइम पे पैसा दे रहे हैं तो इसको ब्याज कैसे लें, पहले तो मूलधन दे दे, पहले ब्याज की बात तो हम बात करेंगे। समझ में आ रहा है, कहने का मतलब यह है कि इनका जो मंगाया पैसा है वो भी नहीं आ रहा है, ब्याज की तो दूर। अब यहाँ समस्या ये हो रही है कि कंपनी को बेटा जो फंड मंगा रही है कंपनी, उससे ना जाने कई सारे काम अपना संचालन कर रही होगी, है ना, अपने काम को क्या कर रही होगी, प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर पा रही होगी फंड की कमी की वजह से। तो इस वजह से कंपनी ये चाहती है कि ऐसे नालायक लोगों को क्या कर दें, कंपनी से निष्कासित कर दें, हटा दें, इनके शेयर होल्डरशिप को या मेंबरशिप को खत्म कर दें। समझ में आ रहा है। अब ऐसा करने के लिए कंपनी के पास अधिकार दिया गया है। कंपनीज एक्ट क्या करता है, इनको अधिकार देता है। क्या अधिकार देता है कंपनीज एक्ट, द कंपनीज एक्ट, द कंपनीज एक्ट 2013 इनको टेबल एफ, बेटा टेबल मतलब बहुत सारे इनके टेबल बने हुए हैं, टेबल एफ में इनको अधिकार देती है। क्या देती है अधिकार, कि आप अपने अंशों का, अपने शेयर धारकों के अंशों का डिफॉल्ट करने पर आप क्या कर सकते हैं, उनके अंशों को हरण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हरण कर सकते हैं। और हरण करने के लिए भी आपको कुछ कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कंपनी है, कंपनी ऐसा ही नहीं है कि बिना नोटिस जारी किए आपको क्या कर लेंगे, आपके अंशों को छीन लेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, कंपनी जो है मान लीजिए इस बी के अंशों को क्या कर रही है, जब्त कर रही है। जब्त का मतलब क्या हो गया, कि इनका वो पैसा जो कि आ चुका है, क्या ये आ चुका पैसा है, ये कंपनी लौटा देगी क्या, क्या ये कंपनी लौटाएगी इस पैसे को, नहीं। क्यों नहीं लौटाएगी, अरे भैया अगर ये लौटा देंगे तो एक तरह से वही हुआ ना, अगर हम इनको सजा नहीं देंगे, किसको सजा नहीं देंगे, बी को, तो ये सजा अगर इनको नहीं दिया जाएगा तो सी और डी भी तो हैं, ये लोग भी देख रहे हैं कि अरे बी को सजा नहीं मिला तो हमको भी नहीं मिलेगा करके, ये लोग भी क्या करेंगे, बाद में डिफॉल्ट करेंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब भी हम किसी को सजा देते हैं तो उनके द्वारा दिए गए सारे पैसे को क्या कर लिया जाता है, छीन लिया जाता है। इस पैसे को वापस नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे बोलेंगे कि ये पैसा भविष्य में, अगर बेटा इनके अंशों को क्या कर लिया गया है, पूरा पैसा मंगा के यहाँ पे क्या कर लिया गया है, से फाइनल कॉल मंगा के क्या कर दिया गया है, जब्त किया गया है, तो उस टाइम पे कंपनी के पास जो पैसा है उसको छीन लेंगे, और जो नहीं आया वो कभी भी और आने वाला नहीं है। कहने का मतलब अब उस पे 2 अधिकार खो देगी कंपनी, अधिकार खो देगी कि पैसा इन अंशों पे, कौन से अंशों पे, जिन अंशों पे इन्होंने याचना किया था या कॉल मनी मंगाया था, ठीक है, सॉरी, या तो अलॉटमेंट का पैसा था, ये पैसा कंपनी फ्यूचर में कभी भी मंगा नहीं पाएगी। तो सर ये पैसा कभी भी मंगा नहीं पाएगी, तो क्या ये ऐसा होगा क्या कि कंपनी इस पैसे के बिना अपना धंधा चला पाएगी, तो नहीं। कंपनी क्या करेगी, इसे दोबारा से एज अ सेकेंड हैंड, जब हम कोई चीज बेचते हैं तो उस टाइप से क्या करेगी कंपनी, इसको दोबारा से किसी और को बेच देगी, तीसरे आदमी को। समझ में आ रहा है। तो इस यहाँ पे ऐसे ही होता है। तो सबसे पहले इसकी जर्नल एंट्री क्या पास होगी, मैं उसको समझाता हूँ। बहुत ही आसान है इसकी जर्नल एंट्री। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, कंपनी जब जब क्या किए होंगे, अंशों को क्रिएट किए होंगे, मतलब शेयर कैपिटल क्रिएट किए होंगे बेटा, उस टाइम पे हर बार क्या किया उन्होंने, कैपिटल को क्रेडिट किया होगा, पूंजी को क्या किया गया होगा, क्रेडिट। तो इस टाइम पे जब भी अंशों का हरण किया जाता है, क्या किया जाता है, अंशों का हरण, तो उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि क्या एंट्रियां होती है। देखो इस प्रकार से, सबसे पहले जो पैसा मंगा लिया गया, मंगा तो पूरे 10 रुपए लिए हैं, कितने रुपए लिए हैं,
जब जब मंगाए होंगे तो यहाँ पे इतने से हमने क्या बना दिया होगा, पूंजी खाता बना दिया होगा। जब भी बनाए होंगे तब तक हमने क्या किए होंगे, टोटल 10,000 टोटल 1,000 रुपये से हमने क्या कर दिए होंगे, पूंजी किसके नाम पर, मिस्टर बी के नाम पे हमने क्या कर दिए होंगे, क्रिएट किए होंगे। तो जब भी अंशों का हरण किया जाएगा, उस राशि को जो कि हमने पूंजी के नाम पे क्या किया गया है, बना दिया है, जितना हमने मंगा लिया है, और जितने अंशों का हम हरण कर रहे हैं उतने का पूंजी हम क्या करेंगे, घटाएंगे। अब घटाने के लिए क्या है, जब भी पूंजी बनाते हैं तो हम पूंजी को क्रेडिट करते हैं, तो जब भी पूंजी घटाएंगे तो पूंजी को क्या करेंगे, डेबिट। तो यहाँ पे क्या, अंश पूंजी खाता डेबिट करेंगे, अंश पूंजी खाता डेबिट करेंगे। और क्रेडिट क्या करेंगे सर, तो क्रेडिट उनको करेंगे, एक तो ये फायदा होगा, मेरे ख्याल से आप ये समझ गए होंगे कि जो पैसा कंपनी वापस नहीं करेगी, ये कंपनी के लिए क्या है, फायदा। और फायदा हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है कि नहीं होता है। तो कंपनी के लिए अंशों पे है जो हरण किया हुआ पैसा है वो क्या है, शुद्ध फायदा है, वो कंपनी लौटाएगी नहीं। और वही फायदा हम उसको बोलेंगे अंश, है ना, हरण खाता, हरण खाता से। एक ये फायदा हुआ, हमने मंगाए तो टोटल 10 रुपए 100 शेयर्स पे, टोटल 1,000 मंगाए, कितना मंगाए, 1,000 मंगाए, ये मंगाया हुआ पैसा है, मंगाया मंगाया गया पैसा है, समझ में आ गया। जो मंगाया, जो मंगाया मतलब जितना से हमने पूंजी क्रिएट कर रखी थी। दूसरा, हमने जो मिला, हमने जो क्या मिला, हमें मिला, मिला मतलब कंपनी को जो जो मंगाया और जो मिला, क्या मिला बेटा, तो आप बताएंगे कि 2 रुपए के हिसाब से, है ना, 100 अंशों पे कितने रुपए मिल गए हैं, 200 रुपए मिल चुके हैं, क्लियर है। अब जो पैसा नहीं मिला, तो सर जब भी पैसा मंगाए होंगे, एप्लीकेशन के टाइम पे तो आ गया था, बहुत बढ़िया, अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं आया, तो जिस जिस कारण से पैसा नहीं आता है उनका हम क्या कर देंगे, हमने जब ड्यू किया होगा तो क्या किया होगा, आवंटन खाता विकलन किए होंगे और पूंजी खाता किए होंगे। आज हम क्या कर रहे हैं, पूंजी को उलट रहे हैं ना, तो इसको क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। तो पूंजी के अपोजिट में हम क्या लिखने वाले हैं, आवंटन खाता। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आवंटन, अंश आवंटन खाता से। सर कितना आवंटन से कितना, तो यहाँ पे हमने किया है, आवंटन पे 3 रुपए मंगाए थे, तो हम लिखेंगे 3 गुना 100 शेयर्स पे कितना हो जाएगा, 300। तो ये पैसा नहीं आया। दूसरा कौन सा पैसा नहीं आया, आवंटन का नहीं आया और कॉल का नहीं आया। अंश याचना खाता, अब याचना जो है प्रथम भी हो सकता है, द्वितीय भी हो सकता है, तो अंश याचना खाता से, अब याचना खाता से कितना हो गया, 5 गुना 100 यानी कि 5। बात समझ में आई, आया कि नहीं आया, बहुत ही आसान है। आपको ये पैसा, ये कौन सा पैसा है, ये वो पैसा है जो कि मिला नहीं, जो नहीं मिला, मतलब सिंपल सा है, जो नहीं मिला, नहीं मिला ऐसे लिख लेना, नहीं मिला, मंगाया नहीं मिला और नहीं मिला, वही हो सकता है। आप 10 मंगाओगे, 2 मिला यानी कि 8 नहीं मिले। इसी प्रकार से आपको जर्नल एंट्री पास करनी होती है अंशों के हरण के समय। ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे प्रीमियम का पैसा, किसका पैसा, प्रीमियम। कई बार आपने देखा होगा कि अंशों को हम क्या करते हैं, प्रीमियम पे भी क्या करते हैं, निर्गमन करते हैं, अंशों पे क्या करते हैं, प्रीमियम का भी पैसा मंगाते हैं। तो आपने देखा कई बार प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट के टाइम मंगाते हैं, कॉल के टाइम भी मंगाते हैं, है कि नहीं, या एप्लीकेशन के टाइम पे भी मंगाते हैं। तो ध्यान ये रखना, जब प्रीमियम पे भी मंगाएंगे तो क्या होगा, प्रीमियम पे मंगाएंगे तो हो सकता है कि प्रीमियम का पैसा हमको मिल गया, हो सकता है प्रीमियम का पैसा ना मिला हो, ऐसा भी हो सकता है, प्रीमियम का भी यहाँ पे ये है। अगर मान लीजिए प्रीमियम का पैसा मिल गया है, प्रीमियम का पैसा मिल गया है, तो उसका तो कंपनी कभी भी क्या नहीं करेगी, देगी नहीं, क्योंकि प्रीमियम मंगाया ही इसलिए गया था, वो कि शुद्ध लाभ था कंपनी के लिए, है कि नहीं। तो जब भी बेटा प्रीमियम का पैसा मिल जाता है, क्या हो जाता है, अगर मिल जाए, दो ही कंडीशन हो सकते हैं, प्रीमियम का पैसा अगर मिल जाता है तब क्या होगा, तो प्रीमियम का पैसा अगर ये मिल जाता है, अगर ये मिल गया है, तो यही एंट्री पास होगी जो कि हमने अभी यहाँ पे किया है, समझ में आया, अगर मिल जाएगा तब। और अगर नहीं मिला हो सर तब, अगर नहीं मिलेगा तो उस कंडीशन में कुछ इस प्रकार की एंट्री पास होगी, जैसे कि ये जो है सारा का सारा सेम टू सेम रहेगा, मैं इसमें थोड़ा सा बदलाव करने वाला हूँ।
ठीक है, अगर ना मिले तो यहाँ पे एक चीज और होने वाली है, प्रीमियम का भी पैसा जो है बेटा हम क्या करने वाले हैं, चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अगर प्रीमियम का पैसा मिल जाता है तो बढ़िया बात है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, उनको रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब प्रीमियम का पैसा मंगाए होंगे तो हम प्रीमियम को क्या किए होंगे, क्रेडिट किए होंगे। कैसे क्रेडिट करते हैं तो ये देखो, जैसे हमने क्या मान लीजिए, हमने आवंटन के समय में, किसके समय में, आवंटन के समय में प्रीमियम का पैसा मंगाया, अलॉटमेंट के टाइम पे क्या मंगाया, प्रीमियम। आप प्रीमियम का जब पैसा मंगाया होगे तो आपने लिखा होगे अंश आवंटन करके, अंश आवंटन खाता विकलन किए होंगे। दूसरा क्या किए होंगे, अंश पूंजी खाता, ये भी आपने क्या किया होगा, क्रिएट किया होगा। और दूसरा अंश प्रीमियम भी लिखे होंगे, या प्रतिभूति प्रीमियम खाता करके भी लिखे होंगे, लिखे कि नहीं लिखे। हाँ, तो यहाँ पे प्रतिभूति प्रीमियम, प्रतिभूति प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम आपने क्या किया होगा, क्रेडिट किया होगा। अगर ये पैसा आ जाता है तो इसको रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये पैसा नहीं आता है तो सर आपने आवंटन के टाइम पे तो इसको ड्यू करके फालतू से बढ़ा दिया होंगे ना, है कि नहीं। प्रीमियम के टाइम पे हमने कितना रुपए मंगाए, 3 रुपए के हिसाब से मंगाए, तो 3 रुपए के हिसाब से 100 अंशों पे इस अकेले शेयर होल्डर के हिसाब से, कहने का मतलब प्रीमियम का हमने क्या मान रखा होगा, 300 रुपए आएंगे आएंगे करके। अब ये पैसा नहीं दे रही है तो ये तो प्रीमियम का भी पैसा नहीं देंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया। आपने आवंटन को ड्यू किया, फिर उसका पूंजी भी क्रिएट किए, पूंजी क्रिएट नहीं किए थे, अब उसको रिवर्स करके आप क्या कर रहे हैं, अंश पूंजी खाते को डेबिट करके पूंजी घटा रहे हैं ना भाई। तो इसलिए बेटा यहाँ पे जब भी क्या होगा कि आपके पैसे नहीं आएंगे, चाहे वो प्रीमियम का हो, अगर प्रीमियम का भी अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, मंगा तो लिए थे, क्रेडिट कर दिए हैं, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा अंश प्रीमियम या प्रतिभूति प्रीमियम भी आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रतिभूति, प्रतिभूति प्रीमियम, प्रीमियम खाता विकलन। अब कितना से करोगे, तो जितने से आपने क्रेडिट कर रखा था। जैसे मैंने यहाँ पे 3 रुपए के हिसाब से, मान लीजिए इसमें प्रीमियम का भी पैसा रहता तो मैं यहाँ पे क्या करता, लिख देता। बात समझ में आया, क्या लिखता, प्रीमियम का पैसा लिख देता यहाँ पे। अब यहाँ पे प्रीमियम था नहीं तो प्रीमियम मान लीजिए 2 रुपए अगर मैं जोड़ के बता दूं, 5 रुपए के हिसाब से है, तो यहाँ पे 3 रुपए मंगाए हैं पूंजी के, और कितना रुपए हो जाएगा, चलो यहाँ पे चेंज हो जाएगा टोटल अमाउंट। आप समझ जाना कि यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा वर्किंग जो है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कैलकुलेशन में यहाँ पे प्रीमियम का राशि भी आपको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करके उसका अमाउंट क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रीमियम की राशि आ जाएगी। क्लियर है, आया समझ में कहानी। अब एक क्वेश्चन के माध्यम से इस पूरे टॉपिक को बहुत बढ़िया तरीके से और समझते हैं। ठीक है, अभी तक मैंने एक ओवरव्यू किया कि अंशों का हरण किस प्रकार से होता है। सर ये अंश हरण जो हुए हैं, क्या इसको दोबारा से बेचा जाएगा, बिल्कुल हाँ। और जब दोबारा से बेचा जाएगा तो हो सकता है वो महंगे में बिके, है ना। इसी को हम बोलते हैं बेटा पुनर्निर्गमन। क्या बोलते हैं, पुनर्निर्गमन। यानी कि दोबारा से क्या करना, अंशों को सेकेंड हैंड की तरह एक तरह से बेच देना। और जब भी बिकेगा तो हो सकता है वो महंगे में बिके, हो सकता है जिस भाव में चल रहा होगा मार्केट में जैसे जो शेयर की भाव रहेगी यानी कि सम मूल्य पे बिके। और हो सकता है इसको बट्टे में भी बेचना पड़ सकता है। यही वो कंडीशन है बेटा, यही वो कंडीशन है जहां पे अंशों को बट्टे में भी बेचना अलाउड है। ठीक है, हम आगे चलकर पुनर्निर्गमन के बारे में और भी टॉपिक को देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हमको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या समझना है, अंशों का हरण के लिए क्या क्या एंट्री पास होती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक से दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर है 10। ठीक है, क्या बोला गया है, होंडा लिमिटेड, होंडा लिमिटेड ने 100 रुपए वाले, कितने रुपए वाले, 100 रुपए वाले 10,000 समता अंशों का क्या किया है, निर्गमन किया है। मतलब कि टोटल कितने रुपए के लिए किए हैं, 100 रुपए, यानी कि गुना 10,000 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 लाख। 10 लाख रुपए के लिए कंपनी क्या कर रही है, पैसा मंगा रही है। आवेदन के टाइम पे 20 रुपए, आवंटन के टाइम पे 30 रुपए, प्रथम मांग पर 20 रुपए और द्वितीय और अंतिम मांग पर 30 रुपए। कहने का मतलब इन्होंने 20 30 20 30 करके टोटल 100 रुपए मंगा लिए। समझ में आ रहा है, इस प्रकार से पैसा मंगाया जाएगा या तो मंगा लिए हैं। अब आगे बताएंगे ये क्या बोल रहे हैं। 10,000 अंशों पे क्या हुआ है, आवेदन, अंशों के लिए आवेदन और आवंटन हुआ। कहने का मतलब ये है कि 10,000 अंश हमारे पास आए और हमने उतने लोगों को क्या कर दिया, अंशों को बांट दिया। कहने का मतलब उनको शेयर होल्डर 10,000 अंशों के लिए बना दिया। यानी कि इसको क्या बोलेंगे, पूर्ण अभिदान बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे, पूर्ण अभिदान। यानी कि जितना हमने क्या किया, पूर्ण फुली इशूड बोलेंगे, है ना, अभिदान।
फुली सब्सक्राइब बोल सकते हो एक प्रकार से। और यहाँ पे बोलेंगे क्या आगे, आवंटन पूरा पूरा कर दिए हैं। सुप्रिया नाम की कोई लेडी है जिन्होंने कितने अंश खरीदे हैं, 300 अंश खरीदे हैं। और इन 300 अंशों पर क्या हुआ है, देय, देय मतलब जो देना था, क्या क्या देना था, दोनों मांगों को छोड़कर। दोनों मांग कौन कौन से हुए बेटा, एक मांग हो गया, एक कॉल मनी कौन सा हुआ, एक तो प्रथम मांग हुआ और एक हो गया द्वितीय और अंतिम मांग। ये दो पैसे को छोड़कर सभी देय राशियां प्राप्त कर हुई है। कहने का मतलब सुप्रिया द्वारा जो भी है 300 अंशों पे उन्होंने आवेदन और आवंटन का पैसा दिया, प्रथम और अंतिम मांग का नहीं दिया, द्वितीय और अंतिम का नहीं दिया। उसके अंश को क्या कर लिया गया है, हरण कर लिया गया है। और इसकी हमको जर्नल एंट्री करनी है। समझ में आया? अब देखो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, पहली एंट्री क्या होगी, अभी हालांकि यहाँ पे दिखा नहीं है, मैं अपने से लिख रहा हूँ। आपको तिथि वाले कॉलम में कुछ भी नहीं लिखना है अगर डेट नहीं दिया है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैं फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। पहली एंट्री क्या होगी, बैंक खाता विकलन, क्योंकि बैंक में पैसा आने वाला है। जब बेटा आवेदन आता है तो उसके साथ साथ पैसा पहले आता है, तो हम लिखेंगे बैंक खाता विकलन, है ना, अंश आवेदन खाता से। यहाँ पे प्रीमियम वाली बात नहीं कही है, तो हम सिंपल बोलेंगे अंश आवेदन खाता से। ठीक है, चलो अंश आवेदन खाता से तो कितना रुपए आएगा, इसकी वर्किंग हम यहाँ पे दिखा सकते हैं साइड में। हम बोलेंगे कि 10,000 अंश है, कितने अंश है, और प्रति अंश कितना रुपए है, 20 रुपए के हिसाब से। तो यहाँ पे 2 लाख रुपए आ जाएंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 लाख और 2 लाख ये आए हैं। उन्होंने बोला ना सारे के सारे पैसे 10,000 अंशों के लिए आया और आवंटन भी हो चुका है, तो ये पहली एंट्री होगी। दूसरी एंट्री क्या होगी, ये जो आया हुआ पैसा है इसका क्या करेंगे, निदेशक मंडल क्या करेंगे, डायरेक्टर्स लोग सोचेंगे कि क्या इनको शेयर होल्डर बनाना है कि नहीं। तो इन्होंने बोला है आवंटन भी सबको कर दिया गया है, इसका मतलब ये हुआ कि सारे के सारे शेयर होल्डर बना दिए गए हैं। तो अब यहाँ पे इनके जो पैसे आया है उसको अंश पूंजी खाते में, अल्टीमेट खाता में क्या करना पड़ेगा, पहुंचाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम दोबारा से अंश आवेदन खाता, जो कि शॉर्ट टर्म नाम है खाता है, इसको हम क्या करेंगे, डेबिट करके खत्म करके इसका पैसा कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, अंश पूंजी खाते में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अंश आवेदन खाता विकलन, अंश आवेदन खाता, सॉरी, विकलन करना पड़ेगा, है ना। और क्या लिखेंगे, अंश पूंजी खाता से। यहाँ पे लिख देंगे अंश पूंजी खाता से। तो यहाँ पे अमाउंट क्या रहेगा, जो अमाउंट यहाँ पे था सिर्फ वही अमाउंट रहेगा। 10,000 अंश है हमारे पास, है ना। और हर एक जो है 20-20 रुपए के हिसाब से पूरे के पूरे हैं। यहाँ पे प्रीमियम है नहीं, तो प्रीमियम अगर रहता तो यहाँ पे अंश प्रीमियम या प्रतिभूति प्रीमियम करके लिख देते। कितना है यहाँ पे, 2 लाख, और यहाँ पे भी लिख देंगे 2 लाख। क्लियर है? चलिए सर, ये एंट्री तो हमको समझ में आ गई, ये कोई कठिन नहीं है। पहली एंट्री कोई कठिन नहीं है। पहले 2 स्टेप तक यहाँ पे कोई भी लफड़ा नहीं हुआ है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी क्या नहीं बना है, अभी यहाँ तक ऐसा कोई भी लफड़ा हुआ नहीं है कि हमें पैसा टाइम पे नहीं मिला है। अब इसके बाद जो है तीसरी जो एंट्री हम करने वाले हैं, पहले ड्यू करने की एंट्री होगी। पहले ड्यू करेंगे, आपको बता दिया है कि पहले अब क्या होगा, उनके घर में कि आवंटन करने के समय में जब क्या करेंगे, कंफर्म करेंगे कि भैया आप हमारे क्या बन चुके हैं, कंपनी के शेयर होल्डर बन चुके हैं, अब आपको अगली किस्त कब, इस तारीख को पे करनी है। तो जैसे ही हम ड्यू करेंगे बेटा, ड्यू करने की एंट्री क्या होती है, तो हम जो दूसरी एंट्री पास की है सेम टू सेम हमको अब यहाँ पे ड्यू करने के लिए पास करना है। तो जहां पे आवेदन लिखा है वहां पे हम क्या लिखेंगे, अंश आवंटन, अंश आवंटन खाता विकलन। सर यहाँ पे आप टिप्पणी नहीं लिखे तो हमें भी नहीं लिखना है, क्या लिखना है, नहीं लिखोगे तो आपके नंबर कटेंगे, टिप्पणी में भी नंबर है, ठीक है। तो अंश आवंटन खाता विकलन अंश पूंजी खाता से, सिंपल है, अंश पूंजी खाता से। कितने अमाउंट से, तो यहाँ पे बोला गया है कि आपके 10,000 अंशों पे 30 रुपए के हिसाब से, कितने रुपए के हिसाब से, कितने हो जाने चाहिए, 3 लाख रुपए। कंपनी कभी भी ये नहीं सोचती है कि पैसा नहीं आएगा। कंपनी हमेशा पॉजिटिव वे में सोचती है कि हमारा पैसा जो हम ड्यू कर रहे हैं वो पैसा टाइम पे मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी आवंटन का पैसा, देखो आवंटन के पैसा आने में कोई दिक्कत नहीं आया है, कोई दिक्कत नहीं आया, आवंटन का पैसा टाइम पे मिल चुका है। बोला है ना कि प्रथम और अंतिम मांग में ही सुप्रिया ने क्या किया, गड़बड़ किया, बाकी सब पैसा टाइम पे मिल रहा था। अब जब चौथी एंट्री होगी हमारी, क्या होगी, पैसा मिलने की एंट्री होगी।
तो जब अंश आवंटन के नाम पे पैसा आएगा तो किसमें आएगा? बैंक में। कैश नहीं लिखेंगे बेटा, क्योंकि जो भी लेन देन होता है कंपनी को फॉरवर्ड किया गया है कि आप इसको कैश में ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। तो बैंक खाते को क्या करेंगे, दोबारा से हमारे पास पैसा जब आएगा आवंटन के नाम पे हम लिख देंगे बैंक खाता विकलन, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखेंगे, अंश आवंटन, अंश आवंटन खाता से कितना रुपए है, तो यहाँ पे बोलेंगे 10,000 अंशों पे, 10,000 अंशों पर प्रति अंश 30 रुपए के हिसाब से। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 लाख, और यहाँ पे भी क्या लिख देंगे 3 लाख। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आया, एक भी यहाँ पे गड़बड़ी नहीं हुई है। इसके बाद जो है बेटा हमने क्या किया है, ये तो क्वेश्चन हमको पता चलता है, रियल लाइफ में आप खुद ही सोचो, कभी भी कोई कंपनी को पहले से पता चल जाएगा क्या कि ये लोग क्या करेंगे, गड़बड़ करेंगे? नहीं पता चलेगी, वो तो पैसा मिलने के टाइम पे पता चलेगी ना। तो जब भी हम ड्यू करेंगे तो हमारी मानसिकता वही रहती है कि हमारे पूरे पैसे मिल जाएंगे। कंपनी जो पैसा मंगा रही है अंशधारकों से, उनसे क्या मिल जाएगा, टाइम पे पैसा आ जाएगा। तो जब पैसा आने के लिए ड्यू करने की एंट्री जब पास करेंगे तो हम यहाँ पे सेम टू सेम पहले की तरह करेंगे। तो हमारी यहाँ पे फिफ्थ एंट्री क्या होने वाली है, पहले ड्यू करेंगे अंश प्रथम याचना खाता विकलन, प्रथम याचना या प्रथम मांग भी लिख सकते हैं, प्रथम याचना खाता विकलन डेबिट, और क्या लिखेंगे, अंश पूंजी खाता से। ये ड्यू करने की एंट्री हुई। अब यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, कितने अमाउंट से, तो बोलेंगे 10,000 अंशों पे आपने फिर 20 रुपए मंगाए थे, है कि नहीं। तो यहाँ पे कितना रुपए आ जाना चाहिए, 2 लाख रुपए आने चाहिए। 2 लाख से हमने पूंजी क्रिएट कर दिया, 2 लाख से हमने क्या कर दिया, पूंजी। इसमें सुप्रिया का भी हमने सोच रखा है ना कि 2 लाख सुप्रिया का भी आ जाएगा, ऐसा मान के चल रहे हैं अभी तक। अब इसके बाद जो है पैसा नहीं आया, कौन सा पैसा नहीं आया, क्या पूरा पैसा नहीं आया? नहीं सर, सिर्फ सुप्रिया का नहीं आया। इसका मतलब ये है कि बाकी पैसा आ गया होगा, बाकी पैसा आ गया होगा। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, बैंक खाता विकलन, बैंक में पैसा आया, बैंक खाता विकलन करेंगे, ठीक है। और क्या लिखेंगे, अंश जो शॉर्ट टर्म खाता था उसको हम उसके बदले पैसा आ रहा है तो हम लिखेंगे अंश प्रथम याचना खाता से, अंश प्रथम याचना खाता से। अब यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा, तो आप सोचिए, आपको मिलने थे कितने, 2 लाख, 2 लाख मिलने थे। 2 लाख में से आप कितना कम कर दोगे, तो सुप्रिया का कितना रुपए बनता है बेटा, तो 20 रुपए के हिसाब से 300 अंशों पे, कहने का मतलब कितना नहीं आया, 20 गुना 300 अंशों पे पैसा नहीं आया, यानी कि टोटल 6,000 रुपए नहीं आए। हम ऐसे ही बोलेंगे ना, टोटल कितना रुपए नहीं आया है। इसकी वर्किंग को आप बाद में अलग जगह दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि 2 लाख में 6,000 नहीं आया है, इसका मतलब 1,94,000 आ चुका है, 1,94,000 आ चुका है, 1,94,000 आ चुका है। सर यहाँ पे तो आप बकाया मांग खाता करके भी लिखते थे, है ना, यहाँ पे लिखते थे ना बकाया याचना, है ना, यहाँ पे क्या लिखते थे, बकाया याचना। ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए, बताऊंगा क्यों नहीं लिख रहा हूँ आगे चलकर, ठीक है। ऐसा लिखते हैं, आप ड्यू करते टाइम पे जो पैसा जो नहीं आया है उसका आप बकाया खाता एक और खोलते हैं, जब पैसा आता है बकाया पे फिर ब्याज भी लेते हैं, ये हमने पहले भी सीखा हुआ है। अब यहाँ पे हमने इस पर क्या किया, ये तो चलो टाइम निकल गया, हमने इस टाइम तक सब्र रखी कि भैया सुप्रिया जो है अभी का पैसा जो नहीं आया बाद में दे देगी, और जब देगी तो उस पे ब्याज का पैसा जो भी बनता है उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। और वही बात हम क्या करते हैं, जब सातवीं एंट्री जब पास कर रहे थे, क्या एंट्री, कि जब हम पैसा हम द्वितीय मांग पर याचना किए, क्या किए, याचना, याचना तो टाइम पे किए, हम ये भी अभी भी नहीं सोचेंगे कि सुप्रिया क्या कर देगी, गड़बड़ी करेगी। हम अब सोचेंगे कि द्वितीय और अंतिम मांग का पैसा सुप्रिया वो भी दे देगी, यानी कि सबके सब दे देंगे, ऐसा सोचेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अंश द्वितीय, अंश द्वितीय एवं अंतिम याचना खाता, क्या लिखेंगे, विकलन लिखेंगे, इतना अमाउंट रहेगा वो देखेंगे, और फिर अंश पूंजी खाता से लिख देंगे, अंश पूंजी पहले ड्यू करेंगे, अंश पूंजी खाता से कितना अमाउंट बेटा, तो यहाँ पे आप देखो
कि 10,000 अंशों पे आपको प्रति अंश कितने रुपए मिल जाने चाहिए? 30 रुपए। 20 30 चल रहा था ना, तो यहाँ पे 30 रुपए के हिसाब से आपके पैसे आने चाहिए। कितना रुपए होगा? 3 लाख रुपए। आप ये कभी नहीं सोचेंगे कि आपके पास पैसा नहीं आएगा। जब भी ड्यू करेंगे हम पूरे से क्या सोचेंगे? पैसा आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा वो बात की बात है। तो यहाँ पे जब पैसा आया तब हमको पता चला कि जो सुप्रिया है पिछले बार जो बकाया जिनका था वो इस बार भी क्या नहीं दी? पैसा नहीं दिए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? बैंक खाता विकलन, बैंक खाता विकलन, है ना? कितने से आएगा? तो यहाँ पे आप बताना कि बैंक खाते में आने जो चाहिए थे कितने रुपए? 3 लाख रुपए। ये 3 लाख रुपए आपके बैंक खाते में आने चाहिए थे। लेकिन जो 30 अंश है, सॉरी 300 अंश है किसके पास? सुप्रिया के पास। तो उन्होंने हर एक में 30 30 रुपए के हिसाब से 300 अंशों पे क्या नहीं दिया? पैसा नहीं दिया। दोनों का गुणनफल जो आएगा बेटा वो 9,000 आएगा। कितना आएगा? 9,000। तो ये हम लिख देते हैं 9,000 रुपए। बताओ 3 लाख में 9,000 नहीं आया तो 2,91,000 आ गया मानेंगे, है ना? 2,91,000 आया। और यहाँ पे अंश प्रथम सॉरी अंश द्वितीय और अंतिम याचना को क्या करेंगे? अंश द्वितीय एवं अंतिम, द्वितीय एवं अंतिम याचना खाता को हम क्या कर देंगे? समाकलन करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे ये कितना अमाउंट से लिखेंगे? जितना अमाउंट हमने डेबिट में लिखा है उतना ही अमाउंट क्या कर देंगे? क्रेडिट में। सर आपको नहीं लग रहा है कि मैंने कुछ यहाँ पे बकाया वाला पॉइंट छोड़ दिया फिर से? है नहीं? बकाया वाला पॉइंट छोड़ा कि नहीं छोड़ा? छोड़ दिया। यहाँ पे लिखना था ना बकाया में 9,000, है ना? बकाया में कितना? पहले वाले में 6,000 और अगले वाले में 9,000। यहाँ पे 9,000 और यहाँ पे 6,000 करके इसको पूरे पूरे 2 लाख से और इसको पूरे पूरे 3 लाख से क्या करना था? क्रेडिट करना था। ये मैंने आपको पहले समझाया हुआ है। ठीक है। लेकिन इस बार थोड़ा सा हम वर्किंग अलग से कर रहे हैं, आप समझाने के लिए मैं बताऊंगा आखिरी में। अब यहाँ पे देखो बेटा बोला क्या गया है। क्वेश्चन ने बोला ये था कि जो पैसा है उनको जब मंगा रहे थे तो सुप्रिया ने दोनों पैसे पूरा पैसा मंगा लिया गया है। तभी तो पता चला ना कि उन्होंने द्वितीय भी नहीं दिया करके। तभी तो पता चला। अगर ऐसा होता कि प्रथम मांग बस मंगाए रहे थे तो ये कभी भी क्वेश्चन ये नहीं बोलता कि इन्होंने द्वितीय मांग की राशि नहीं दिया। अरे मंगाए हैं तभी तो पता चला कि नहीं दिया। तो इसका मतलब हमने पूरा पैसा मंगा लिया है। तो पूरा पैसा मंगाया, जब जब मंगाए तो हमने उसकी पूंजी को क्या किया था? क्रेडिट किया था। किया था कि नहीं किया था? जब भी मंगाए थे पैसा तो हम ये सोचे थे पूंजी खाते में पैसा आ जाएगा, पूंजी खाते में पैसा आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे पैसा नहीं आ रहा है। इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री हमारे पास कुछ इस प्रकार से होने वाली है। क्या होगी? तो देखो ध्यान से। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि फोर फीचर की एंट्री क्या होती है। फोर फीचर की एंट्री क्या होती है? जब्तीकरण इसी को बोलते हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी बेटा? पैसा आएगा? नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे हरण कर रहे हैं। तो जितने से हमने सुप्रिया की जितनी पूंजी है, जितने बार हमने उस पूंजी को क्या किया है? क्रेडिट। आज उस पूंजी को क्या करना है? खत्म करनी है। चलिए, तो यहाँ पे अब हम फोरफीचर की एंट्री पास करने वाले हैं। हम क्या लिखेंगे बेटा? जब भी फोरफीट करेंगे तो अंश पूंजी को क्या करेंगे? डेबिट। तो यहाँ पे लिखेंगे अंश पूंजी खाता विकलन। क्या पूरे के पूरे अंश पूंजी को डेबिट करेंगे? नहीं नहीं नहीं, जितने सुप्रिया ने नहीं दिए, जितने अंश सुप्रिया के हैं, तो जिन्होंने डिफॉल्ट किया उसी का तो खत्म करेंगे ना। अंश पूंजी खाता को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। अंश पूंजी खाता विकलन। ठीक है। और दूसरा, क्या पैसा पूरा मंगा लिए थे? देखो जब जब मंगाए थे हमने क्या किया था? पूंजी खाता करके हमने लिखा था। देखो जब भी हमने पैसा मंगाया था तो पैसा आया नहीं आया वो अलग बात है। लेकिन हमने क्या किया? सुप्रिया के नाम से हमने अंश पूंजी, उनके भी यहाँ पे 2 लाख में शामिल रहे होंगे। इस 3 लाख में भी सुप्रिया का पैसा जो है शामिल रहा होगा, है कि नहीं? ड्यू कर रहे हैं तो जी। और उसके बाद हमने प्रथम याचना भी की है तो उस टाइम पे भी सुप्रिया का जो पैसा इसमें भी क्रेडिट हुआ होगा। और लास्ट में हमने चौथी जब एंट्री पास की थी, कहने का मतलब ये द्वितीय और अंतिम मांग की जब ड्यू किए थे तो उस टाइम पे भी हमने सुप्रिया के नाम पे भी क्या किया होगा? पूंजी खाता को क्रेडिट किया होगा। आज हमने पूरे पूरे पैसे मंगा लिए लेकिन सुप्रिया के पैसे अभी आ नहीं रहे थे, इसलिए अब सुप्रिया के खाते को यानी कि उनके अमाउंट को जो कि उनके नाम से हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। पूरा का पूरा क्या कर देंगे? डेबिट करेंगे। तो पैसा पूरा मंगाया ना बेटा, इसलिए हम क्या करने वाले हैं कि इनके जो 300 अंश हैं, कितने अंश हैं? हर एक में हमने कितना रुपए मंगा लिया है अभी तक? 10-10 रुपए। कहने का मतलब हमने टोटल 3,000 रुपए उनसे
मंगा लिए हैं, मंगा लिए हैं। लेकिन उनसे पैसा कौन कौन सा मिल गया है, आप बताइए। उनका पैसा कौन कौन सा मिला है? पहला आवेदन का मिला, दूसरा आवंटन का। तो कौन कौन सा पैसा नहीं मिला? तो जिस कारण से पैसा नहीं मिला, आप देखो, एक तो प्रथम याचना के नाम पे पैसा नहीं मिला, और एक द्वितीय और अंतिम याचना के नाम से। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जो पैसा मंगाया, ये मंगाया गया पैसा है, आपको नहीं लिखना है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, मंगाया। ठीक है। अब यहाँ पे लिख रहे हैं अंश प्रथम याचना के नाम से नहीं आया, तो देखें जो नहीं आया है अब वो आएगा भी नहीं। जब नहीं आया है, हमने सोचा था कि आएगा आएगा करके, तो हमने डेबिट करके रखा था अभी तक। अब नहीं आ रहा है तो क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं अंश प्रथम याचना याचना खाता से। अमाउंट क्या रहेगा? तो हम बोलेंगे इनके पास थे 300 अंश, और इनके हर एक पर हमने प्रथम मांग पे कितना रुपए मंगाए थे, यानी कि 20 रुपए के हिसाब से इनकी पूंजी क्रेडिट कर रखी थी फालतू का। आज उनके प्रथम मांग के नाम पे या प्रथम याचना के नाम पे कितना रुपए नहीं आएगा? 20 गुना 3 करोगे तो ये हो गया 6000। कितना हो गया? सॉरी, 20 रुपए नहीं होगा बेटा। हमने एक्चुअल में 100 रुपए मंगाए थे शुरुआत में, तो टोटल 30 से करना था, मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर रखी है। यहाँ पे मुझे क्या लेना था? टोटल 100 रुपए पूरे मंगा लिए ना, तो यहाँ पे टोटल 30,000 कितना आएगा? 30,000। और इसमें से हमारे पास जो है प्रथम मांग के नाम पे 300 अंशों पे 20 रुपए नहीं आए, इसका मतलब टोटल 6,000 प्रथम मांग के नाम पे नहीं आया। दूसरा क्या होगा? अंश द्वितीय द्वितीय एवं अंतिम, द्वितीय और अंतिम याचना। ठीक है, से खाता से या से अपन लिख लेंगे। और यहाँ पे कितने हैं? तो यहाँ पे बोलेंगे 300 अंशों पे द्वितीय और अंतिम के हिसाब से उनके 30-30 रुपए नहीं आए हैं, तो हम बोलेंगे 30। तो टोटल यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 9। ये वो पैसा है जो कि अभी आया नहीं है। अब वो टाइम आ गया है कि हमको अब उनके जो पैसे आए हुए हैं उसको लौटाने भी नहीं है। तो जब लौटाने नहीं है तो ये शुद्ध का शुद्ध फायदे की बात हुआ ना। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे? अंश हरण खाता, अंश हरण खाता से। और यही हम स्पेशल चीज यहाँ पे करने वाले हैं कि उनका 300 अंशों पे टोटल हमारे पास कितने रुपए आ चुके हैं? पहले 20 आया था आवेदन के टाइम पे, फिर 30 आया था आवंटन के टाइम पे, टोटल 50 रुपए आ चुके हैं। ये ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, और ये मिल गया था, मिला, नहीं मिला और ये मिला। सिंपल है ना? तो जो मिल गया है उसी को हम क्या करेंगे? जब्त कर लेंगे। तो जो पैसा हमें मिलने वाला है वो कितना मिल चुका है? वो 5 गुना 3 करोगे तो 15,000 रुपए आपको मिल चुका है। ये अंश हरण खाते में चला जाएगा। इतनी एंट्री आपको पास करनी थी। अब आप देखेंगे कि जो बकाया, अगर आप बकाया करके लिखते बेटा, क्या लिखते? बकाया मांग या बकाया याचना करके आप खाता अगर खोलते तो ये नाम नहीं आते। कौन सा नाम नहीं आता? अंश प्रथम और द्वितीय नाम नहीं आता। यहाँ पे सिर्फ आप क्या लिखते? बकाया बस लिखते। क्या लिखते? अंश बकाया या अंश याचना, अंश बकाया याचना खाता बस लिखते। क्या लिखते? यहाँ पे आप ये दो नाम नहीं लिखते, आप सिर्फ एक नाम लिखते हैं, अंश बकाया याचना। अंश बकाया याचना 2 बार लिखते, उससे अच्छा एक ही बार हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? अंश बकाया याचना। और टोटल 50 रुपए के हिसाब से एक बार में टोटल 15,000 यहाँ पे दिखा रहे होते। समझ में आया? अगर आप बकाया याचना खाता खोलेंगे तो ये प्रथम और याचना और द्वितीय याचना को क्रेडिट नहीं करेंगे, और अगर आप नहीं खोले हैं तो जिस जिस कारण से पैसा नहीं आया उसका नाम लिखते चलेंगे। क्लियर है? आई बात समझ में? चलो, इसके बाद जो है फोरफिट करने के टाइम पे क्या एंट्री होगी, या एक आध क्वेश्चन और लेंगे जब प्रीमियम पे पैसा मंगा रहे होंगे तब की क्या एंट्री होगी, तो उसको हम आगे चलकर सीखेंगे। मैं बता दूं आपके एग्जाम में केवल और केवल इसी वाले, हाँ, इस लास्ट एंट्री के लिए 3 नंबर के लिए पूछा जाता है। कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता है? मतलब सिर्फ आपको लास्ट एंट्री करनी रहती है, और इस लास्ट एंट्री की ही आपको 3 मार्क्स मिलते हैं। आप देख लेना, पिछले हर साल आया हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे चलकर क्वेश्चन पेपर में, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है, और ये रही सारी वर्किंग इसकी। हाँ, लिख सकते हो आप। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके नेक्स्ट टॉपिक को लेकर।